जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं हूं सचिन। क्या हम नकल करने के आदी होते जा रहे हैं? दूसरों के प्रोडक्ट को अपना बताकर वाहवाही लूटना हमारी फितरत में शामिल हो गया है। ऐसा ही एक मामला एआई समिट से आया है। बिना जांच पड़ताल किए दूसरे के रोबोट को हमने अपना बता दिया और जैसे ही खुलासा हुआ कि इस रोबोट को किसी और देश ने बनाया है, तो फिर सोचिए क्या हुआ होगा। यह रिपोर्ट देखिए। पहले इस तस्वीर को देखिए। टक टकाटक यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर चलता ये रोबोट। इसे बनाने वाला जैसे चाहे वैसे घुमाए, इशारों पर चलता जाए। थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी का गेट खुलता है। देखिए गार्ड से ये रोबोट कैसे हाथ मिलाता है। अब ये देखिए सीढ़ियों से उतरते रोबोट को। ये वीडियो दिल्ली के एआई समिट में ले जाने से पहले का है। क्या बात है, कितनी तरक्की कर गए हम, कमाल कर दिया हमने। ठीक ऐसे ही ढिढोरा पीटा गया दिल्ली के एआई समिट में। अब सीधे ले चलते हैं एआई समिट के उस पवेलियन में जहां इसे दुनिया को दिखाने के लिए लाया गया। What do we have here? We have something very interesting out here. Look at this. That's a robot. It's a cute little robot. It's waving. Yes. That's the kind of technology that India is currently developing. And at the AI Summit, these are some of the crucial things that you get to see. It's quite cute. It's quite heartwarming. And I have with me Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. सुना आपने? टीवी रिपोर्टर को गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह रोबोट की तरफ इशारा करके कहती हैं, ये ओरायन है जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने बनाया है। आपको कोई कंफ्यूजन न हो या सुनने में गलती ना करें, इसलिए नेहा सिंह के बयान को एक बार फिर सुना देते हैं। कान लगाकर सुनिए। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि इस रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने डेवलप किया है, मतलब इसे बनाया है। नेहा सिंह इस रोबोट की तारीफ करते हुए एक बार नहीं दूसरी बार फिर कहती हैं, इसे हमारे यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. मूनवॉक? नेहा सिंह को पता ही नहीं है कि थोड़ी देर में ये रोबोट पूरे देश को मूनवॉक कराने वाला है। अब देखिए आगे क्या होता है। जब इतना बड़ा इजाद हो तो फिर सरकार क्या करेगी? जाहिर है तारीफ में कसीदे पढ़ेगी। ओरायन रोबोट को कवर करने वाला डीडी न्यूज का पत्रकार है, इसलिए खबर भी सबसे पहले डीडी न्यूज पर चलती है। डीडी न्यूज ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत मंडपम ने 350 करोड़ रुपए से अधिक के अपने व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया। इसके आगे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन रोबोट का सच सामने आने के बाद इसे हटा दिया गया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, वॉच इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 33 मिलियन यूरो का एआई इकोसिस्टम प्रस्तुत किया। ओरायन रोबोटिक डॉग
iOS एप्स और 3D प्रिंटेड ड्रोन ने सभी का ध्यान खींचा। डीडी न्यूज ने AI डॉग का लाइव प्रदर्शन भी दिखाया। इसके बाद क्या था, वाहवाही लूटी जाने लगी, तरक्की के कसीदे पढ़े जाने लगे। तब ब्लू टिक चाइना प्लस ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स द चाइनीज रोबोट यूनिट्री GO2 एज देयर ओन इनोवेशन एट द AI समिट इन दिल्ली। इसका हिंदी में तर्जुमा है, एक भारतीय यूनिवर्सिटी ने दिल्ली की AI समिट में चाइनीज रोबोट यूनिट्री GO2 को अपनी नई खोज बताकर पेश किया है। ये देखिए, एक तरफ AI समिट में दिख रहा रोबोट है और चाइना प्लस ने यूनिट्री GO2 की तस्वीर पोस्ट की है। जब एक के बाद एक ओरायन रोबोट को लेकर एक्स पर पोस्ट होने लगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पोल खोलनी शुरू की। डीडी न्यूज के पोस्ट के नीचे लिखा, दिस रोबोट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना विच कॉस्ट अराउंड $2,800। इसके बाद हड़कंप मच गया। एक के बाद एक इस रोबोट की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। सभी एक्स पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरे देश को गुमराह किया। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए AI समिट के पवेलियन से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। फजीहत के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नेहा सिंह फिर सामने आई और क्या कहा, अब वो सुनिए। मैं रोबोट को एक्सप्लेन कर रही थी कि वो क्या काम कर सकता है, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता रही थी। कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी डाइग्रेस हो गई और बहुत सारी चीज़ें फिर उसके बाद कंट्रोवर्शियल हो गई। तो आपके माध्यम से मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमने उसको भारतीय बताया या गलगोटिया में बना हुआ बताया, ऐसी कोई बात हमने कही नहीं। इसे कहते हैं सफेद झूठ। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. इस रोबोट का नाम यूनिट्री का GO2 है और इसे अपना बताकर प्रोफेसर नेहा सिंह कहती हैं, ओरायन चाइनीज रोबोट को अपना नाम देकर AI समिट में लाया जाता है और इसका एक अच्छा सा कैची नाम ओरायन भी रख लिया जाता है। चलिए मान लिया एक बार गलती हो सकती है, लेकिन ये आगे फिर वही बात दोहराती है और ठोक कर कहती है, Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes, from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. जब सच्चाई सामने आई तो नेहा सिंह ने क्या कहा, एक बार वो सुनिए। वो रोबोट हमने बच्चों के स्टडी करने के लिए और रिसर्च के लिए लिया था। लैब में था वो, यहाँ प्रोजेक्शन के लिए आया था, वापस लैब में है। कहते हैं ना, आदमी झूठ को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलने लगता है। प्रोफेसर नेहा सिंह आगे कहती हैं, मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की। तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर। मतलब ये रोबोट जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर चाइनीज कंपनी यूनिट्री का नाम लिखा हुआ है। किसी ने गौर नहीं किया। चलिए इसका भी तस्वीरों के जरिए ही खुलासा कर देते हैं। ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ओरायन रोबोट डॉग और इधर चाइनीज यूनिट्री का रोबोट GO2। अब देखिए यहां लिखा है यूनिट्री, लेकिन AI समिट में लाया गया है ओरायन। यहां देखिए, यहां से यूनिट्री लिखा हुआ गायब है। मतलब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यूनिट्री से ये रोबोट खरीदा जरूर, लेकिन यहां से नाम हटा दिया। यहां जो लिखा है वो साफ दिख रहा है। ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस रोबोट को अपना बताने के लिए ऐसा किया गया है। बात निकली तो फिर बहुत दूर तलक गई और फिर हुई जगहसाई। AI के एग्जीबिशन में बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर किसी ने अगर कोई गलत किया है तो तुरंत उस पर एक्शन भी लिया गया है और जो बाकी दूसरे अच्छे सॉल्यूशंस हैं उनको भी देखना चाहिए। अब सवाल उठता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों किया। प्रोफेसर नेहा सिंह बता रही हैं कि इस रोबोट को हमने बच्चों के स्टडी करने और रिसर्च करने के लिए लाया था। तब इसे AI समिट में क्यों लाया गया, जबकि AI समिट में किसी प्रोडक्ट को शामिल करने का नियम क्या कहता है वो जान लीजिए। AI समिट में उसी प्रोडक्ट को लाया जा सकता है जिसे लाने वाली यूनिवर्सिटी या कंपनी खुद उसे डेवलप करती हो। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि चाइनीज रोबोट यूनिट्री GO2 को अपना बताकर इसका अपना नाम ओरायन दे दिया गया है और AI समिट में लाकर पूरे देश को
गुमराह किया गया है। इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई आती है और कहा जाता है कि जो महिला यूनिवर्सिटी की तरफ से जानकारी दे रही हैं उनको पूरी जानकारी नहीं है और ये मीडिया से बात करने के लिए ऑथोराइज ही नहीं है। अब इसके आगे क्या कहना है? कई राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर तामझाम के साथ AI समिट को आयोजित किया जा रहा है और इस पर एक झूठ ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नहीं देश का नाम खराब कर दिया है। ऐसा रिसर्च करते हैं हम, ऐसे विश्वगुरु बनेंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ 24। अब चाइनीज रोबोट को अपना तो बता दिया, ये गलती हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ करते ही नहीं। उसी AI समिट से एक दूसरे रोबोट को आपको दिखाते हैं जो पूरी तरह से स्वदेशी है और जबरदस्त काम कर रहा है। और ये आपके सामने यहां इस वक्त AI का एक और कमाल रोबोटिक म्यूल आप देख रहे हैं और ये एरो आर्क कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये खास तौर से रक्षा क्षेत्र में ही इस्तेमाल होता है। ये रोबोटिक म्यूल जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बड़े आराम से चलता है, किसी भी टेरेन में चलता है। इसकी अपनी आंखें हैं, ये अपनी तरीके से सेंस करता है और कोई भी टास्क इसको अगर दिया जाता है तो वो दुश्मन के क्षेत्र में जाकर अचीव कर सकता है, चुपचाप निगरानी कर सकता है, सोल्जर्स की जान बचा सकता है, एडवांस इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये तमाम चीजें ये रोबोटिक म्यूल करता है और ये बनाया गया है एरो आर्क नाम की कंपनी, जिनके की प्रवक्ता CEO इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर टंडन है। और ये तो टंडन साहब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे काम करता है अमूमन बताइए हमें जरा। सब जैसे अभी आपने देखा, आपने बताया रोबोटिक म्यूल है। म्यूल का मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट। ये अभी बहुत प्राउड फील करूंगा आपको बताते हुए कि भारतीय सेना के साथ है, भारतीय सेना की मदद कर रहा है। हमारे सैनिकों की जो क्षमता है उसको ये कहीं गुना बढ़ा रहा है। इसमें सेंसर्स हैं, इसमें कैमरास हैं, अन्य कैमरों से लेस है। 360 डिग्री व्यू होता है इसका। अलग अलग पेलोड्स इस पर आप लगा सकते हैं। जो फिलहाल आप पेलोड देख रहे हैं इसमें ये वेपन स्टेशन है बेसिकली। इसमें आर्मी के रिक्वायरमेंट्स, डिफेंस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अलग अलग पेलोड्स लगा सकते हैं, अलग अलग राइफल्स लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। इसको फायर कर सकते हैं, इसको रिमोटली आप फायर कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप रोबोटिक आर्म इस पर अटैच कर सकते हैं, CBRN डिवाइस अटैच कर सकते हैं, लाइडार्स लगा सकते हैं। 12 किलो तक का ये पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है। ये बताइए हमें कि जैसे चाइनीज क्लेम करते हैं कि इस तरह के एक्सपर्टीज में उनका बहुत ज़्यादा दखल है, क्या ऐसा है? क्या हम भारतीय भी इस तरह की चीज़ों को बनाने में सक्षम है ना? हम लोग सक्षम हैं। ये आपके सामने एक जीता जाता उसका उदाहरण है जो भारतीय आत्मनिर्भरता है, जिसकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं। अब हम लोगों ने भी ठान लिया है और हम बहुत ज़ोर शोर से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आर्म फोर्सेस के लिए ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है जो आर्मी यूज़ कर रही है। और आगे आने वाले समय में हम कुछ ऐसे उपकरण और देखेंगे हमारे माध्यम से, हमारे जैसे और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो इसके प्रति काम कर रही हैं, जो हमारी जो भारतीय सेना है उसको बहुत मजबूत बनाएगी और मजबूत बनाएगी। तो रक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कमाल दिखा सकता है, हमारे सैनिकों की रक्षा कैसे कर सकता है, हमारे सैनिक ज़्यादा प्रभावी हों, वो कैसे ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं, उन सब को बताने के लिए ये आपका रोबोटिक म्यूल है। और जैसे कि टंडन साहब बता रहे हैं, ये किसी भी टेरेन पे काम करता है, किसी भी मौसम में काम करता है। उन परिस्थितियों में जहां हमारे सैनिक आगे जाकर के काम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, उसमें एक एडवांस पार्टी की तरह ये जा सकता है। और हमारी जो रक्षा तैयारियां हैं खासतौर पर लैंड बॉर्डर्स पर, वहां बहुत ही बेहतर तरीके से ये परफॉर्म कर सकता है रोबोटिक म्यूल। आगे बढ़ते दूसरी स्टोरी का रुख करते हैं। अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से डिप्टी CM रहे अजीत पवार के प्लेन क्रैश मामले में अब खुलकर साजिश के आरोप लगने लगे हैं। अजीत पवार के विधायक भतीजे और शरद पवार के पोते रोहित पवार मुंबई से लेकर दिल्ली तक लगातार प्रेजेंटेशन देकर ये बता रहे हैं कि किस तरह अजीत पवार का प्लेन क्रैश हादसा नहीं बल्कि साजिश है। रोहित पवार इस मामले में बाकायदा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बता रहे हैं। इस बीच अजीत पवार की पत्नी और डिप्टी CM सुनेत्रा पवार ने
सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सीबीआई जांच की भी मांग की है। क्या अजित पवार का प्लेन क्रैश हादसा नहीं, साजिश थी? क्या अजित पवार के विमान दुर्घटना के पीछे कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? आखिर किसने रची होगी अजित पवार की हत्या की साजिश? विमान हादसे की जो जांच चल रही है उस पर परिजनों ने क्यों उठाए सवाल? क्या विमान कंपनी वीएसआर को बचाया जा रहा है? क्या विमान कंपनी के मालिक को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है? क्या हादसे वाले प्लेन का ब्लैक बॉक्स पूरी तरह जल गया है? क्या वाकई में किसी प्लेन का ब्लैक बॉक्स जल सकता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब अजित पवार की मौत पर उठ रहे हैं। खुद उनकी पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को भी संदेह है, लिहाजा वो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही। मंगलवार को सुनेत्रा पवार अपने बड़े बेटे पार्थ पवार, एनसीपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशरीफ के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें कई पहलुओं का जिक्र करते हुए सवाल उठाया गया। मसलन आखिरी समय में फ्लाइट क्रू में बदलाव क्यों किया गया? इसके लिए परिचालन संबंधी निर्णय प्रक्रिया और अनुमति की जांच जरूरी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से संवाद और रनवे क्लियरेंस के दौरान हुई गलतियों की जांच भी जरूरी। महत्वपूर्ण ऑन बोर्ड सेफ्टी वार्निंग सिस्टम की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता को लेकर भी चिंताएं। लैंडिंग करीब होने के बावजूद किसी भी डिस्ट्रेस कॉल का रिकॉर्ड न होना भी संदेह बढ़ा रहा है। क्रू की फिटनेस, विमान रखरखाव, अनुपालन और विमान प्रणाली से संबंधित पहलुओं की विस्तृत फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने एनसीपी के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखेगी और एनसीपी की मांग पर सभी जरूरी कदम उठाएगी। इतने बड़े नेता के इतने बड़े हादसे के बाद हमें ऐसा लगता है कि इसमें सब तरह के एंगल, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। हर तरह का इन्वेस्टिगेशन का हर एंगल, अगर कोई एक इस तरह के आरोप भी होते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई उसमें किसी की गैर जिम्मेदाराना की वजह से ये हुआ है, तो ये एंगल भी देखना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीबीआई एक विश्वस्त संस्था है। सभी लोग चाहते हैं कि भी ऐसी संस्था के माध्यम से अगर जांच होगी तो कुछ तथ्य जो क्रिमिनल एंगल या और कोई एंगल जो अन्यथा नहीं आ रहा है सामने, उसकी भी पूरी जानकारी ली जानी चाहिए और सीबीआई इसके लिए सही ये काम कर सकती है। विपक्षी कांग्रेस ने भी एनसीपी के इस मांग का समर्थन किया। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े नेता ने, जिस नेता का इस महाराष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनकी अचानक इस तरह से उनकी प्लेन क्रैश होता है, उनकी जान चली जाती है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। जो सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, पायलट अचानक बदली किए गए, जो पहले पायलट अपॉइंट किए गए थे उनको अचानक सवेरे चेंज कर दिया गया, दूसरे पायलट को भेजा गया, उसके अंदर पेट्रोल ज़रूरत से ज़्यादा भरा गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें साफ होनी चाहिए। इधर अजित पवार के भतीजे और एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने तकरीबन 2 घंटे का प्रेजेंटेशन देकर उस दिन हुए प्लेन क्रैश से जुड़े एक एक पहलू का न सिर्फ खुलासा किया है, बल्कि इस मामले में इस वक्त जो जांच चल रही है उस पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। ये जो कपूर नाम के पायलट है, उनको पर्सनल इश्यूज थे, वो अल्कोहलिक थे, बहुत दारू पीते थे। उनका दारू का जो ब्रांड था वो बहुत एक्सपेंसिव है, एक बॉटल कम से कम 12-15 हज़ार की वहाँ पे आती है। उनकी वो आदत थी। 5 साल ही वॉज आउट ऑफ जॉब, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ये वीएसआर कंपनी को ज्वाइन करना था। उनकी सैलरी शायद 3-3.5 लाख, और एक बार अगर प्लेन आप फ्लाई करोगे तो 20-25 हज़ार उनको मिलता था। तो कोई भी बड़े जो एक पायलट होता है उसके लिए ये डिमोशन होता है। इमोशनली वो डिस्टर्ब थे, पर्सनल विषय था ही, तो इस सब का इस्तेमाल करते हुए उनको ब्लैकमेल किया गया था। किसने किया गया था, क्यों किया गया था? वीएसआर नाम की ये जो कंपनी है उसके जो ओनर्स है वीके सिंह और रोहित सिंह, इनको बहुत बड़े नेताओं का और बिजनेसमैन का सपोर्ट है।
उनको सेफ रखने की कोशिश वहां पे की जा रही है वीएसआर को। अभी रोहित सिंह की जब शादी हुई थी, जो हमको पता चला है 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जयपुर में मैरियट ये जो होटल है उसमें उस वक्त सत्ता में बीजेपी के भी बहुत बड़े नेता वहां पे आए थे, टीडीपी ये जो पक्ष है उनके भी बहुत बड़े नेता वहां पे गए थे। अभी आज जो मिनिस्टर है एविएशन वो टीडीपी पक्ष के है। तो अभी अगर आपके संबंध थे रोहित सिंह के साथ जो वीएसआर का मालिक है, तो आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कैसे करोगे? डीजीसीए के कुछ अधिकारी इसमें वहां पे इन्वॉल्व है। श्वेता सिंह नाम की एक कोई लेडी है, वो पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड है, उनका भी इसमें कुछ ना कुछ तो रोल हो सकता है। इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है 6 लोगों की, उसमें एक तो लेयर जेट का अनुभव न होने वाले लोग ज्यादा है, कोई भी नहीं है जो इसका लेयर जेट का अनुभव है, सब जन ये डीजीसीए के लोग हैं। अभी हम ऑब्जेक्शन डीजीसीए पे ले रहे हैं क्योंकि जो मॉडल नंबर है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन उनका जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा है उसमें मॉडल नंबर ही उन्होंने गलत किया है। तो इस तरीके का अगर मॉडल नंबर पे ही अगर आप टेक्निकली गलत करते हो तो इन्वेस्टिगेशन कैसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हो? ऐसे दरअसल अजित पवार के प्लेन क्रैश मामले की जांच डीजीसीए की एक टीम भी कर रही, जो विमान की सारी तकनीकी जांच और विमान के मलबे का साइंटिफिक तरीके से निरीक्षण करती और फिर अपनी रिपोर्ट देती। रोहित पवार की माने तो जिस टीम के पास हादसे वाली विमान लियरजेट का पर्याप्त अनुभव ही नहीं है, वो भला हादसे की जांच क्या करे? इसके अलावा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB भी अपनी जांच कर रही, जिनका काम हादसे की गहन, स्वतंत्र और तकनीकी जांच करना है। ये संस्था ICAO के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत दुर्घटना के कारणों, तकनीकी खराबी, मानवीय भूल या मौसम का पता लगाकर अपनी रिपोर्ट बनाती है। जांच में ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण और घटना स्थल का सर्वेक्षण भी शामिल है। इसी जांच में पता चला है कि अजित पवार के प्लेन का ब्लैक बॉक्स हादसे के दौरान जल गया, जिससे ब्लैक बॉक्स डैमेज हो गया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक मामले की जांच कर रही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने कहा है कि क्रैश होने के बाद प्लेन में आग लग गई, जिससे तेज गर्मी के कारण ब्लैक बॉक्स को नुकसान पहुंचा। मिनिस्ट्री के मुताबिक AAIB ने प्लेन में लगे 2 इंडिपेंडेंट फ्लाइट रिकॉर्डर में शामिल डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR का डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर लेबोरेटरी में सफलतापूर्वक डाउनलोड किया है। हालांकि अमेरिकी कंपनी हनीवेल का बनाया कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR की डिटेल टेक्निकल जांच की जा रही। इसका डेटा रिकवर करने के लिए कंपनी से मदद मांगी गई। ब्लैक बॉक्स जलने के दावे पर भी रोहित पवार ने सवाल उठाए। रोहित पवार की माने तो ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी 1 घंटे तक सुरक्षित रह सकता है। फिर ये कैसे क्षतिग्रस्त हुआ? ब्लैक बॉक्स के बारे में देखो, 1100 इज एवरेज, लेकिन अगर आउटर पार्ट देखो वो 1600 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो और 1100 ओवरऑल एवरेज की बात करें, वो भी 1 घंटा कंटिन्यूअस आग में डाल दिया 1100, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बाहर का जो आउटर लेयर है टाइटेनियम का है, 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वो ले सकता है। उसके अंदर एक है, उसके अंदर मुझे प्लेन जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल सबसे अंदर होता है, उसके अंदर वो टेक्निकल जो डेटा होता है वो होता है। इसके कारण ये जो बता रहे वो बहुत गलत चीज़ है। और आपको मैंने बताया कि जो रजिस्टर किया जाता है प्लेन, जो US से आया था उसमें 30 मिनट का रिकॉर्डिंग वहाँ पे था, और जो DGCA नॉर्म्स है वो 2 घंटा बोलते हैं, तो वहाँ पे भी इनकी गलती है। तो VSR को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अलग लेवल तक नहीं जानी चाहिए, एक्चुअल पॉइंट तक नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहाँ पे तो डीरेल ये इन्वेस्टिगेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक पत्र लिखकर डायरेक्टर ऑफ सेफ्टी, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, कोई भी बड़ा एक्सीडेंट होता है तो उसमें उनके पास जांच दी जाती है और सारे दुनिया के अंदर ये नियम है, उनके पास जांच देने का पत्र लिखा, वो जांच शुरू भी हो गई है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ट्रांसमिशन मिल गया है, कम्युनिकेशन मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, उसकी जांच चल रही है। अब उस जांच के रिपोर्ट का इंतजार किए बिना यदि बार बार एक ही बात कही जाती है तो उसमें कितना अजीत दादा के प्रति उनका प्रेम है और कितना इसके बारे में एक, जैसे कि एक सुबह का 9:30 का टाइम फिक्स है, वैसे और एक 10:30 का टाइम फिक्स करना क्या, इसमें से क्या सच है वो ही ज्यादा जाने।
दरअसल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर, ये दोनों ब्लैक बॉक्स में इनबिल्ट दो अलग अलग डिवाइस होते हैं। एफडीआर फ्लाइट की आखिरी 25 घंटे की जानकारी और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड सुरक्षित रखता है, जबकि सीवीआर फ्लाइट की आखिरी 2 घंटे की कॉकपिट की आवाजें और बातचीत सुरक्षित रखता है। जाहिर है एफडीआर और सीवीआर की जांच में बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है। लिहाजा रोहित पवार के आरोपों का समर्थन उनकी सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने भी किया है। रोहित पवार राष्ट्रवादी के एमएलए हैं, उनके शरद पवार के ग्रुप के नेता हैं। उन्हें जो अजीत पवार के जो विमान क्रैश की घटना में उनकी जो मृत्यु हुई, उसके पीछे में ये अपघात नहीं, ये घातपात है, इस तरह का वक्तव्य किया है। उन्हें कई पुरावे दिए हैं। अब उसमें एक पुरावा और सामने आया कि ये जितने भी विमान ये रहते हैं उसको दुरुस्त करने का जो कोई एक जो कंपनी है वो प्रफुल्ल पटेल की है, इस तरह की एक बात सामने आई। रोहित पवार उस फैमिली के महत्वपूर्ण सदस्य है, वो विधानसभा के मेंबर है, उनको ज्यादा समझ है टेक्निकल बातों में, वो रिसर्च भी अच्छा कर लेते हैं। अगर उनके परिवार के मन में कुछ शंकाएं है तो उनको पूरा अधिकार है, और सरकार जो जांच कर रही है उनके ऊपर अगर परिवार का विश्वास नहीं है तो अलग से जांच प्राइवेट एजेंसी से कर सकते हैं। जिस तरह से रहस्यमय तथ्य सामने आ रहे हैं अजीत पवार जी के एक्सीडेंट के बारे में, वो बहुत गंभीर बातें हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स जल गया। और ये गंभीर बातें क्यों हो सकती हैं? क्या इसमें कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? और अगर है तो वो कॉन्स्पिरेसी क्या है? तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए सच